हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। भारत में कौन कौन से अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं, तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इंडिया के अवार्ड्स कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है? ये अवार्ड 1999 में स्टार्ट हुआ था और ये बिजनेस लीडर्स या मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि लोक सेवा अधिकारी, एजुकेटर या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल एक्सेलेंस यानी प्रोफेशनल तौर पर काफी उत्कृष्टता हासिल की है। यह अवार्ड भारत का राष्ट्रपति हर साल अवार्ड करता है, यानी भारत के राष्ट्रपति के हाथ से दिया जाता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो यह अवार्ड एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स और मैनेजमेंट के लिए इस अवार्ड को सबसे पहले जीता था सी के प्रहलाद ने। सी के प्रहलाद। अब बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनल हार्मनी यानी धार्मिक या सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल इंटीग्रेशन और शांति के लिए काम किया है। इस अवार्ड को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने शुरू किया था 1992 में, क्योंकि 1991 वो साल था जब राजीव गांधी जी की एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। तो 1992 से फिर यह अवार्ड इनके नाम पर शुरू किया गया था। इसमें कैश मिलता है और साइटेशन मिलता है। तो साइटेशन क्या होता है? साइटेशन एक तरह से एक लिखा हुआ वो होता है कि इस व्यक्ति को यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं साइटेशन। तो यह पुरस्कार दिया कब जाता है, किस दिन? यह 20 अगस्त के दिन दिया जाता है, जो राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी उनकी जयंती होती है, जिसको हम सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं या हार्मनी डे के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी जी का जन्मदिन 20 अगस्त को। तो इसका पहला विनर कौन था? इस अवार्ड को सबसे पहले जीता था जगन्नाथ कौल ने 1995 में, 1995 में। अगला अवार्ड है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। इंदिरा गांधी जी जो हैं उनकी 1984 में हत्या कर दी गई थी। तो जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सेंटेनरी ईयर, यानी कि आप जानते हैं कांग्रेस 1885 में बनी थी, जो एओ ह्यूम है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो उसके 100 साल बाद यानी 1985 में और इंदिरा गांधी जी की डेथ के 1 साल बाद 1985 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन इंडिविजुअल्स या संगठनों को मिलता है जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण का काम किया है। तो यह पुरस्कार 31 अक्टूबर के दिन दिया जाता है। 31 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो इंदिरा गांधी जी का इसे मार्टरडम डे बोलते हैं, शहादत दिवस, 21 अक्टूबर। तो इस दिन यह पुरस्कार दिया जाता है। और इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है जनरली कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा दिया जाता है, कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होता है उसके द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं बीसी रॉय अवार्ड, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय अवार्ड। यह अवार्ड डॉक्टर बीसी रॉय की याद में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड 1962 में शुरू हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर्स के लिए यह सबसे ऊंचा सम्मान है भारत में। और यह किस किस को दिया जाता है? मेडिकल मैन कम स्टेट्समैन, एक ऐसे डॉक्टर को जो मेडिकल डॉक्टर हो, साथ में स्टेट्समैन हो, या कोई मेडिकल पर्सन हो बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही एमिनेंट, या कोई फिलॉसफी यानी कि कोई पीएचडी पर्सन हो। पीएचडी बोलते हैं डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। तो एमिनेंट पर्सन इन फिलॉसफी या साइंस या आर्ट के क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो बहुत उत्कृष्ट, जिसने पीएचडी कर रखी हो और काफी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हो। इस अवार्ड को 1 जुलाई के दिन प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि 1 जुलाई का दिन होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। तो यह अवार्ड है बीसी रॉय अवार्ड। इस अवार्ड को सबसे पहले 1973 में संदीप मुखर्जी को दिया गया था। तो हालांकि यह अवार्ड 1962 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार अवार्ड किया गया था 1973 में। अब बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है यह भारत का महिला और बाल विकास मंत्रालय वो देता है, और यह उन लोगों को मिलता है या संगठनों को मिलता है या उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। इस अवार्ड को देता कौन है? भारत का राष्ट्रपति
इसे प्रदान करता है 8 मार्च को, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया या जो दूसरों के लिए मिसाल बनी। यह अवार्ड सबसे पहली बार 1999 में स्टार्ट किया गया था। उस वक्त इसको स्त्री शक्ति पुरस्कार बोलते थे, लेकिन बाद में फिर इसका नाम पलटकर 2015 में नारी शक्ति पुरस्कार हो गया था। अब जो ये पुरस्कार है इसमें कई कैटेगरीज होती हैं और इन वैसे टोटल अगर देखें तो 6 कैटेगरीज होती हैं, यानी कि नारी शक्ति पुरस्कार के नीचे 6 कैटेगरीज होती हैं जिसमें सम्मान दिया जाता है और 6 के 6 का नाम अलग अलग बहुत ही प्रतिष्ठित महिलाओं के नाम पे रखा है। जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, यह दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने महिलाओं के विकास के लिए काम किया, यानी सरकारी या प्राइवेट संगठनों को। फिर है कनागी देवी अवार्ड, यह दिया जाता है उन लोगों को या उस राज्य को जिसके लोगों ने या जिसकी सरकार ने लिंग अनुपात को इंप्रूव करने के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए अच्छा काम किया, उन्हें मिलता है कनागी देवी अवार्ड। फिर होता है माता जीजाबाई अवार्ड। माता जीजाबाई जो है शिवाजी महाराज की माता जी थी, तो माता जीजाबाई अवार्ड जो है ये मिलता है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी को जिन्होंने महिलाओं को सेवाएं या कई तरह की फैसिलिटीज प्रदान की। फिर है रानी गैडिनल्यू जेलियांग अवार्ड, ये किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ये मिलता है जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया महिलाओं के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। और फिर है रानी रुद्रम्मा देवी अवार्ड, यह मिलता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत को जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या जो भी दूसरी योजनाएं हैं महिलाओं के विकास के लिए उनके लिए अच्छा काम किया। तो नारी शक्ति पुरस्कार के अधीन भी 6 कैटेगरीज होती हैं जिनमें पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो ब्रेवरी होती है, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। ब्रेवरी मतलब बहादुरी या करेज। तो राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार जो है ये 16 साल से कम बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, जिनकी उम्र 16 साल से कम है और जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई। जनरली ये 25 बच्चों को मिलता है हर साल। और ये मिलता किस दिन है? ये अनाउंस होता है जनरली 14 नवंबर को, जो बाल दिवस होता है, यानी बाल दिवस के दिन लिस्ट आ जाती है किसे मिलेगा, और फिर 2 महीने के बाद लगभग जो हमारा 25 जनवरी का दिन, उस दिन ये दिया जाता है, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले, जिसे बोलते हैं ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। तो ईव ऑफ द रिपब्लिक डे मतलब 25 तारीख की रात को ये जनरली राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड के पीछे एक कहानी भी है। कहानी यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो एक बार दिल्ली रामलीला मैदान में बैठे थे, वहां पर अचानक आग लग गई। तो एक लड़का था जिसका नाम था हरीश चंद्र, उस लड़के ने एक टेंट अपने चाकू से काट डाला और अगर वो टेंट नहीं काटता तो उसके अंदर जो लोग बैठे थे वो आग से झुलस जाते। तो उन्होंने पंडित जी ने, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी की उनको भी पुरस्कार दिए जाएं। तो ये अवार्ड 1957 में इंस्टीट्यूट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इस अवार्ड को भारत की सरकार और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर मिलके देते हैं हर साल। इस अवार्ड में भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे भारत अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड, बापू गैधानी अवार्ड या जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। तो 5 कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है। इनके डिटेल में आपको नहीं जाना है। बेसिकली लोगों को सम्मानित करने के लिए अवार्ड होते हैं और उनके नाम भी हम उन लोगों के नाम पे रख देते हैं जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक किया हो। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा कौन थे? ये भाई बहन थे। इनको आपने वो सुना होगा रंगा बिल्ला केस। तो रंगा बिल्ला केस क्या है? 2 मुजरिम थे, एक का नाम था रंगा, एक का नाम था बिल्ला। इन्होंने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा 2 बच्चों को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन किडनैप के बाद भी ये बच्चे बिल्कुल घबराए नहीं थे और इन्होंने काफी ब्रेवरी दिखाई थी, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, और बाद में रंगा और बिल्ला को फांसी हो गई थी। तो उन बच्चों के नाम पे फिर गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड रख दिए गए हैं। तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह दिया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या मेडिकल विज्ञान, मैथमेटिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, जैसे स्टेम का क्षेत्र होता है। स्टेम आप समझते होंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। तो खास तौर पे साइंस के लिए दिया जाता है ये, ठीक है, मेनली साइंस। कई तरह की साइंस होती है, जैसे अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन या प्लेनेटरी साइंस।
और ये अवार्ड देता है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR भारत का बहुत उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशन है और CSIR के अंडर फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। तो CSIR जो है उसने ये अवार्ड 1958 में स्टार्ट किया था। इसका नाम शांति स्वरूप भटनागर क्यों रखा? क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर CSIR के सबसे पहले फाउंडर तो थे ही, साथ में डायरेक्टर भी थे। यानी CSIR को शुरू करने में शांति स्वरूप भटनागर जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसीलिए इस पुरस्कार का नाम शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है और यह बहुत ज्यादा उत्कृष्ट अवार्ड होता है जो साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड। इसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पे रखा है, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मानवाधिकारों का चैंपियन भी बोलते हैं इन्हें। तो डॉक्टर BR अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह अवार्ड 1992 में शुरू हुआ था और डॉक्टर BR अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट कार्य किया है। किस चीज में? जिन्होंने जो समाज के वीकर सेक्शन हैं, जैसे दलित हैं, समाज के वो लोग जो सामाजिक हायरार्की में काफी नीचे आते हैं, उनके विकास के लिए काम करा है। जैसे दलित हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, जो समाज में हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जिन्होंने काम करा है, ये उसे दिया जाता है। और ये पुरस्कार भी खुद भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल अवार्ड। 1992 में ये स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं एक बहुत ही रिसेंट अवार्ड है जिसका नाम है टैगोर पुरस्कार। इसका नाम गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो 150th बर्थ एनिवर्सरी था, 150वां बर्थ एनिवर्सरी कब था इनका? 2011 में। तो 2011 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था भारत की सरकार द्वारा। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी 2011 में। तो यह पुरस्कार सबसे पहली बार जो है 2012 में दिया गया था। शुरू 2011 में किया था, अनाउंसमेंट हो गई थी 2011 में भारत सरकार द्वारा। तो यह पुरस्कार उसे मिलता है जो कल्चरल हार्मनी यानी सांस्कृतिक सद्भावना को प्रमोट करता है। किस चीज के द्वारा? किसी भी यूनिक चीज के द्वारा, कुछ भी बहुत अलग करके अगर कोई व्यक्ति सांस्कृतिक सद्भावना को समाज में लेकर आता है या लोगों की लड़ाई खत्म करवाता है या शांति लोगों को देता है, भाईचारा लोगों को देता है, तो उसको बोलते हैं हार्मनी एंड यूनिवर्सलिज्म। तो उसको जो अचीव करने में मदद करता है, सांस्कृतिक सद्भावना, उसे मिलता है। तो 2012 में सबसे पहली बार यह पंडित रविशंकर को दिया गया था, उस वक्त भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा, टैगोर सम्मान। अब है कालिदास सम्मान। कालिदास जो हैं ये एक संस्कृत के विद्वान थे बहुत बड़े। तो इनके नाम पे कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है हर साल। ये पुरस्कार 1980 में सबसे पहली बार दिया गया था। ये इन क्षेत्रों में मिलता है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर या प्लास्टिक आर्ट, यानी परफॉर्मिंग आर्ट जो होती हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, इनके लिए दिया जाता है कालिदास सम्मान। इसका नाम, इस पुरस्कार का नाम कालिदास के नाम पे रखा है जो विद्वान संस्कृत के कवि थे। अब बात करते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार। यह भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया था सन 2010-11 में और ये उन राज्यों को दिया जाता है जो खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। इस अवार्ड में कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक कैटेगरी होती है ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए, यानी उस राज्य में टोटल जो खाद्यान्न है यानी फूड प्रोडक्शन कितना हुआ, तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो वो मिलता है। इसके अलावा 4 फसलें ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छा अगर किसी राज्य ने उत्पादन दिखाया है तो उनको अलग अलग से पुरस्कार मिलते हैं। तो ये 4 फसलें कौन सी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है चावल, एक है गेहूं, एक है दाल और एक है कोर्स सीरियल। तो चावल, गेहूं, पल्सेस या कोर्स सीरियल्स, इनके लिए अलग से मिलता है। तो 3 ये और 4 ये, तो 7 कैटेगरीज होती हैं एक तरह से इस अवार्ड में। तो ये जो है राज्यों को प्रदान किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस राज्य में चावल उत्पादन सबसे अच्छा देखने को मिला, जिसमें गेहूं या दालों का या कोर्स सीरियल, तो उनको मिलता है। और इसके अलावा टोटल जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, उस कैटेगरी में मिलता है। तो यह है कृषि कर्मण पुरस्कार। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हर साल दिया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। वैसे प्राइवेट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फिल्म फेयर हैं या जो बहुत सारे हैं, आईफा वगैरह हैं, वो सब हैं। लेकिन भारत की सरकार के द्वारा ऑफिशियल जो पुरस्कार होते हैं, जिन्हें हम नेशनल फिल्म अवार्ड बोलते हैं, ये 1954 में स्टार्ट किए गए थे। और क्योंकि ये भारत में सभी सिनेमा के लिए दिए जाते हैं, तो इनकी जो रेस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल अवार्ड माने जाते हैं, जिनको आसानी से खरीदा ना जा सके। तो ये पहली बार जब स्टार्ट किए गए थे तो ये बेसिकली दिए जाते थे फिल्मों को एज अ कंपनसेशन, यानी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किए गए थे। आज ये फुल फ्लेज्ड अवार्ड बन चुके हैं और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं।
ये फीचर फिल्म कैटेगरी, नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी और बेस्ट राइटिंग ऑन द सिनेमा। तो फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म में क्या फर्क होता है, कई बार आपके मन में आया होगा। देखो, फीचर फिल्म होती है कमर्शियल फिल्म, जो लगभग 120 मिनट की फिल्म होती है, 2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म होती है फीचर फिल्म, जिसका मेनली पर्पज होता है एंटरटेनमेंट, और इसमें फिक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी काल्पनिक वो बहुत ज्यादा होती है। और नॉन फीचर फिल्म को भारत में डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। तो नॉन फीचर फिल्म आप उसे बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, जो जनरली रियल होती है, रियल मुद्दों पर होती है। इसका पर्पज एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि किसी महीन मुद्दे पे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे इंफॉर्मेशन देना होता है, उसे बोलते हैं नॉन फीचर फिल्म। तो नॉन फीचर फिल्म जनरली छोटी होती है और नॉन फीचर फिल्म को डॉक्यूमेंट्री आप बोल सकते हो। तो फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, 3 कैटेगरीज में नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए याद रखिए, अलग से ज्यूरी बनती है, एक अलग से ज्यूरी बनती है, और वो ज्यूरी फिर डिसाइड करती है। और इसमें जो पुरस्कार हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो है स्वर्ण कमल और एक रजत कमल, यानी गोल्डन लोटस या सिल्वर लोटस। उसके अलावा ये जो पुरस्कार हैं, इनमें नेशनल फिल्म अवार्ड में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, जिसका नाम दादा साहेब फाल्के के नाम पे रखा है। तो इसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी बोलते हैं। और ये जो पुरस्कार हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ये भी नेशनल फिल्म अवार्ड। और वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय, तो सूचना प्रसारण मंत्री भी वहां पे होते हैं। और जो ज्यूरीज हैं उनके चेयरपर्सन भी होते हैं। जैसे 3 ज्यूरी होती हैं। एक ज्यूरी जो होती है वो होती है फीचर फिल्म के लिए, एक होती है नॉन फीचर फिल्म के लिए, और एक होती है राइटिंग के लिए, राइटिंग ऑन द इंडियन सिनेमा। तो उन ज्यूरीज के चेयरमैन भी होते हैं वहां पे, और ऑल इंडिया सिने एम्प्लॉइज या जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग हैं वो भी वहां पे होते हैं। अगला सम्मान है मदर टेरेसा सम्मान। मदर टेरेसा सम्मान को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस ये भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लोगों को दिया जाता है, और मदर टेरेसा के नाम पे है ये पुरस्कार। मदर टेरेसा, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो मदर टेरेसा जो हैं, ये भारत की नागरिक बन गई थी। इन्होंने गरीबों की मदद के लिए, गरीबों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का ये पुरस्कार है। तो ये हर साल दिया जाता है उन लोगों को या उन संगठनों को सराहने के लिए जिन्होंने पीस, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस यानी कि शांति, समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया। तो मदर टेरेसा सम्मान 2004 से दिया जा रहा है, लगभग हर साल या कई बार 2 साल में एक बार भी दिया जाता है, और ये हारमनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हारमनी फाउंडेशन एक संगठन है जिसको अब्राहिम मथाई ने शुरू किया था मुंबई में। अब्राहिम मथाई ने हारमनी फाउंडेशन शुरू किया था। अब बात करते हैं शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। इसका नाम रामानुजम के नाम पे रखा है। रामानुजम तमिलनाडु से थे, भारत के बहुत महान गणितज्ञ इन्हें कहा जाता है। तो और शस्त्र जो है वो एक संगठन है। शस्त्र की फुल फॉर्म है षणमुग आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये एकेडमी जो है ये कुंभाकोनम में है, और कुंभाकोनम वही जगह है जहां से रामानुजम थे। रामानुजम का होम टाउन था ये। तो ये हर साल दिया जाता है यंग मैथमेटिशियन को। इस वर्ड पे फोकस करिए, यंग मैथमेटिशियन, क्योंकि रामानुजम की मृत्यु सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई थी। तो इसलिए इस अवार्ड के लिए जो भी कैंडिडेट होते हैं उनकी उम्र 32 से कम होनी चाहिए। तो यंग मैथमेटिशियन को प्रोत्साहन देने के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। और मैथमेटिक्स के लिए और भी पुरस्कार हैं, जैसे एबल प्राइज है। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे सारे के सारे, तो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे इन पुरस्कारों को। जैसे फील्ड्स मेडल है या जो एबल प्राइज है, जिन्हें मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। एबल को भी और फील्ड्स मेडल दोनों को मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के लिए नहीं दिया जाता। फिर है गांधी पीस प्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा है, और ये हर साल भारत की सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था, क्योंकि 1995 जो है ये गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जो पूरी दुनिया में सामाजिक, आर्थिक या पॉलिटिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है नॉन वायलेंस से, यानी समाज में बदलाव लेके आता है, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव या राजनीतिक बदलाव, लेकिन नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते से, या गांधी जी के जो मेथड थे उनसे, उसको दिया जाता है। यह पुरस्कार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों तक ही सीमित है। यह किसी भी देश के व्यक्ति, उसकी कोई भी कास्ट हो, क्रीड, जेंडर, कोई भी उसको मिल सकता है, प्रोवाइडेड उसने अचीव किया हो। तो इस पुरस्कार को देने के लिए एक ज्यूरी भी बनती है। उस ज्यूरी में भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑपोजिशन का लीडर होता है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लोकसभा का स्पीकर होता है। तो इस पुरस्कार की निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए
ऑपोजिशन का लीडर भी इस ज्यूरी में होता है और भारत के चीफ जस्टिस भी होते हैं और वो मिलकर डिसाइड करते हैं किसको ये देना है। फिर है यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। देखो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, तो ये याद रखिए। कई लोग सोचते हैं कलिंग पुरस्कार उड़ीसा के द्वारा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसको कलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यह पुरस्कार शुरू किया गया था तो इस पुरस्कार की जो धनराशि है वो दी थी बीजू पटनायक ने। तो बीजू पटनायक, जिनका पूरा नाम है बिजोयानंद पटनायक, उन्होंने इस पुरस्कार की धनराशि दी थी और आज भी इस प्राइज को फंड करता है उड़ीसा की सरकार। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि उड़ीसा सरकार के अधीन है, तो उड़ीसा की सरकार आज भी पैसा देती है यूनेस्को कलिंग प्राइज के लिए। तो यह प्राइज बेसिकली साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। यह भारत का पुरस्कार नहीं है, यह पूरी दुनिया का पुरस्कार है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है आफ्टर ऑल। तो यूनेस्को ये किसे देता है? यूनेस्को इस पुरस्कार को उस व्यक्ति को देता है जिसने साइंस यानी विज्ञान को पॉपुलराइज करने में पूरी दुनिया में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है, तो ये उन्हें दिया जाता है। याद रखिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, तो यूनेस्को का सबसे पुराना अवार्ड है ये। जैसे यूनेस्को के और भी अवार्ड हैं, गिलर्मो कानो प्राइज है, जो भी हैं, लेकिन सबसे पुराना है ये पुरस्कार। अब हम बात करते हैं भारत के सिविलियन अवार्ड्स की, यानी नागरिक सम्मान हमारे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखो नागरिक सम्मान क्यों दिए जाते हैं ये समझिए। नागरिक सम्मान इसलिए दिए जाते हैं उन लोगों को सराहने के लिए जिन्होंने कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग अचीव करा है। यह पुरस्कार रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और यह पुरस्कार 1954 में स्टार्ट किए गए थे। और इसमें डिग्रीज होती हैं। डिग्री मतलब इसमें पायदान होते हैं कि सबसे ऊंचा सम्मान, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। तो सबसे ऊंचा होता है भारत रत्न, यानी भारत रत्न आप बोल सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा सम्मान है। दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्म श्री। तो पहले नंबर पे होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो सबसे पहले भारत रत्न देखते हैं। भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो अवार्ड है भारत रत्न का, ये साइंस, लिटरेचर, आर्ट और पब्लिक सर्विस, इन 4 फील्ड में दिया जाता है, यानी विज्ञान, साहित्य, कला या समाज सेवा। और इसमें 2011 में स्पोर्ट्स को भी ऐड कर दिया गया था। जब सचिन तेंदुलकर को देना था तो फिर स्पोर्ट्स भी ऐड कैटेगरी की गई थी, तो अब स्पोर्ट्स पर्सन को भी ये दिया जा सकता है। ये जो अवार्ड है आप इसको देख सकते हैं यहां पे, ये जो पत्ती है इसके अंदर पुरस्कार की, ये पीपल की पत्ती है। ये पीपल पेड़ की जो है वो लीफ है, पत्ती है, और ये ब्रॉन्ज की बनी है, यानी कि ये कांस्य की बनी है। और इसके बीच में एक सूरज है, सन है बीच में, एकदम ये जो है चमक रहा है, ये सूरज है। भारत रत्न जो है ये सबसे पहले किसे मिला था? 1954 में दिया गया था सबसे पहले 3 लोगों को एक साथ, जिनमें राजा जी यानी सी राजगोपालचारी थे, जो महात्मा गांधी जी के काफी क्लोज थे। इनफैक्ट महात्मा गांधी जी इन्हें बोलते थे कॉन्शियंस कीपर, यानी मुझे नैतिक बनाए रखते हैं ये राजा जी। महात्मा गांधी जी बहुत मानते थे इन्हें कॉन्शियंस कीपर बोलते थे अपना। तो सी राजगोपालचारी, सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था, और सीवी रमन को पहले नोबेल प्राइज मिला था, बाद में भारत रत्न मिला था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनके बर्थडे को 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो सी राजगोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीनों को मिला था 1954 में, एक साथ मिला था। सबसे पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां, पाकिस्तान के थे ये, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा एक और गैर भारतीय को मिला है ये, वो है नेल्सन मंडेला। क्योंकि जब ये मदर टेरेसा को मिला था तो मदर टेरेसा भारत की नागरिक बन चुकी थी, तो आज तक भारत रत्न सिर्फ 2 ही गैर भारतीयों को दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे और इन्होंने वहां पे जो रंग भेद था, जिसे अपार्थेड कहा जाता था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब अगर आपसे पूछें कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न भी मिला और नोबेल प्राइज दोनों मिले, तो आंसर है सीवी रमन। इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए, रमन इफेक्ट की खोज की इन्होंने, और 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला था। उसके बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2 देशों का किसे मिला है, यानी भारत रत्न भारत का और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है निशाने पाकिस्तान। तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न ये दोनों मिले थे मोरारजी देसाई को। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये दोनों मिले थे, मोरारजी देसाई, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इसके अलावा पहला भारत रत्न जो है भारत के किस राष्ट्रपति को दिया गया था, यानी कि कहने का मतलब भारत रत्न जीतने वाला फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसा हम देख चुके हैं। भारत रत्न मिला, फिर ये जो है
वो हमारे राष्ट्रपति बने थे भारत के, क्योंकि 1954 में मिला था, उस वक्त ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद मृत्योपरांत किसे दिया गया? पोस्थ्यूमसली लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था उनकी मृत्यु के बाद। तो ये पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न मिला था मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मिला है किसी को? हां, तो एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है आज तक, एक ही उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, वो है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भी उन लोगों को दिया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। ये ऐसा दिखता है पद्म विभूषण, और इसमें सर्कुलर शेप का एक तरह से ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, और ये भी कांसे का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। आप यहां पे देख सकते हैं इसमें कमल का फूल भी बना हुआ है सेंटर में, ये जो कमल के फूल की पत्तियां भी बनी हुई हैं। फिर है पद्म भूषण। पद्म भूषण हमारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो मैंने आपको बताए हैं, और इसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह जो हैं उन्हें भी मिलता है। लेकिन याद रखिए ये उन लोगों को नहीं मिलता जो सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल पद्म विभूषण जैसा ही दिखता है। इसमें जो ये एम्बॉसिंग की होती है गोल्ड की होती है यहां पे। फिर है पद्मश्री। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी उन लोगों को दिया जाता है जो काफी कुछ अचीव करते हैं, और इसमें जो एम्बॉसिंग की होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है, और जो पेरीफेरी होती है वो ब्रॉन्ज, कांस्य की होती है। तो दोनों का इस्तेमाल होता है इसमें, स्टील और कांस्य का। खैर ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बता रहा हूं कुछ चीजें, जिससे आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिले। और पहले खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री मिला था वो थे बलबीर सिंह सीनियर। ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें पद्मश्री मिला था, बलबीर सिंह सीनियर। अब बात करते हैं खेल के कुछ अवार्ड्स। तो सबसे पहले है अर्जुन अवार्ड। देखो अर्जुन अवार्ड जो है ये भारत का जो खेल मंत्रालय है वो देता है, खेल मंत्रालय जो भारत का है, और ये भारत की सरकार ने 1961 में स्टार्ट किया था। इसमें ये ट्रॉफी मिलती है, ये अर्जुन जैसे बैठे हुए हैं और निशाना लगा रहे हैं मछली की आंख पे, ये वो वाला पोज है। तो अर्जुन जो है उनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू यानी कांस्य का जो स्टैचू है ये मिलता है। साथ में स्क्रॉल मिलता है। स्क्रॉल वही होता है जो खोल के पढ़ते हैं जिस पे लिखा होता है कि हाँ खिलाड़ी को ये दिया जा रहा है, और कैश प्राइज भी मिलता है। कैश प्राइज कितना है ये आपको याद नहीं रखना, समय समय पे कैश बढ़ता जाता है। तो इस अर्जुन पुरस्कार के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, कम से कम 4 साल। तो 4 साल अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तब आपको कंसिडर किया जाता है अर्जुन अवार्ड के लिए। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, यह द्रोणाचार्य अवार्ड है। इसमें आप देख सकते हैं पीछे जो है गुरु और आगे शिष्य को सिखा रहा है तीर चलाना। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टार्ट हुआ था, और यह हर साल दिया जाता है भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा, और यह कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। फिर है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है खेल में, तो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इसे बोलते हैं, भारत की सरकार द्वारा जो दिया जाता है। यह भी खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और इसके लिए सिलेक्ट करने के लिए कमेटी बनती है और फिर वो पुरस्कार देती है। इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम 4 साल के लिए, कम से कम 4 साल के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग, तो मतलब बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग, तो तभी मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न। जो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें शतरंज के लिए मिला था। और विश्वनाथन आनंद जो है वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं चेस में, तो उस लेवल की आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए तब कंसिडर किए जाते हैं। फिर है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड मिलता है आजीवन उपलब्धि के लिए, तो ध्यानचंद सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है। इस अवार्ड का नाम ध्यानचंद के नाम पे रखा है, जो जिन्हें हॉकी का जादूगर या विजर्ड ऑफ हॉकी बोलते थे, और ये आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। यह भी खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और यह 2002 में सबसे पहली बार दिया गया था। तो अब ऐसे ये पूछ सकते हैं कि पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, तो आंसर है विश्वनाथन आनंद। इन्हें चेस यानी शतरंज के लिए मिला था। पहली महिला कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 का जो सिडनी ओलंपिक्स था उसमें कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था? देखो अर्जुन पुरस्कार जो मिला था बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला था एक साथ, तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो हम कह सकते हैं पहला कौन था, लेकिन हां फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिन्हें मिला था? वो थे सलीम दुर्रानी। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे सलीम दुर्रानी। पहली एथलीट कौन थे? गुरबचन सिंह रंधावा। और पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे पीके बनर्जी। पीके बनर्जी वही खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय फुटबॉल ने पिछले 100 सालों का यानी कि 20वीं सदी का बेस्ट खिलाड़ी डिक्लेयर किया था, तो वो थे पीके बनर्जी। अब हम बात करते हैं बीसीसीआई और आईसीसी के अवार्ड।
देखो, बीसीसीआई जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को बोलते हैं, जो भारत में क्रिकेट को देखता है, और आईसीसी बोलते हैं जो पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये फर्क होता है बीसीसीआई में और आईसीसी में। अब ये पुरस्कार जो देते हैं, ये देते हैं बेस्ट खिलाड़ी को या जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, और उनके नाम किसी व्यक्ति के नाम पे रख दिए जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे ऊंचा सम्मान होता है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी साल का बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी। तो उसके लिए जो अवार्ड होता है उसको बोलते हैं पॉली उमरिगर अवार्ड। पॉली उमरिगर अवार्ड मिलता है साल के बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी को। फिर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, उसका नाम है सीके नायडू अवार्ड, यानी सीके नायडू के नाम पे नाम रखा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे सीके नायडू। तो सीके नायडू सम्मान किसे मिलता है? आजीवन उपलब्धि के लिए मिलता है क्रिकेट में। फिर जो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेता है और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, दो अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, एक सबसे ज्यादा विकेट के लिए और एक सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। उस पुरस्कार को बोलते हैं माधवराव सिंधिया पुरस्कार। माधवराव सिंधिया पुरस्कार यह मिलता है रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। फिर लाला अमरनाथ पुरस्कार, यह मिलता है रणजी ट्रॉफी में जो बेस्ट ऑलराउंडर होता है उसे, या जो लिमिटेड ओवर्स के जो टूर्नामेंट है भारत में जितने भी लिमिटेड ओवर, उनमें बेस्ट ऑलराउंडर यानी हरफनमौला खिलाड़ी, तो उनका अवार्ड, उस अवार्ड का नाम उसको बोलते हैं लाला अमरनाथ पुरस्कार। फिर जगमोहन डालमिया पुरस्कार, यह किसे मिलता है? यह मिलता है जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है उसमें जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, दोनों को मिलता है। मोस्ट विकेट टेकर और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, दो अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दोनों को मिलती है विजय मर्चेंट ट्रॉफी में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है रन और विकेट के मामले में। फिर दो टूर्नामेंट और होते हैं, एक बोलते हैं कूच बिहार ट्रॉफी, यह भी क्रिकेट में खेली जाती है, और एक ट्रॉफी है सीके नायडू ट्रॉफी। अब यहां पे याद रखिए सीके नायडू जो है यह एक ट्रॉफी का नाम भी है। ट्रॉफी का नाम मतलब पुरस्कार का नाम जो कि आजीवन उपलब्धि के लिए मिलता है। और सीके नायडू एक ट्रॉफी यानी कि कप टूर्नामेंट भी होता है जिसको सीके नायडू कप बोलते हैं या ट्रॉफी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो सीके नायडू जो टूर्नामेंट होता है उसमें जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है या जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलता है MA चिदम्बरम ट्रॉफी। तो दो लोगों को मिलती है, एक जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है और एक जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। और जो कूच बिहार ट्रॉफी होती है, कूच बिहार एक जगह है बंगाल में, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है कूच बिहार। तो कूच बिहार ट्रॉफी जो है क्रिकेट में खेली जाती है, और इसमें भी जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, सबसे ज्यादा विकेट लेता है या सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसे भी मिलती है MA चिदम्बरम ट्रॉफी। तो MA चिदम्बरम ट्रॉफी दो दो टूर्नामेंट के दो दो लोगों को मिलती है। एक सब ज्यादा विकेट ली या रन बनाए या तो कूच बिहार ट्रॉफी में या सीके नायडू ट्रॉफी में, तो उसे मिलेगी MA चिदम्बरम ट्रॉफी। और एक सीके नायडू ट्रॉफी होती है अलग से जो बीसीसीआई देता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। तो वो ट्रॉफी वर्ड से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कई बार टूर्नामेंट को भी हम ट्रॉफी बोल देते हैं। और फिर होते हैं ICC अवार्ड, जो सबसे बड़े अवार्ड होते हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट के मामले में। तो ये इनमें 3 लोगों के नाम पे रखे हुए हैं, एक जो साल का बेस्ट खिलाड़ी होगा मेल, एक जो साल का बेस्ट खिलाड़ी होगा फीमेल, और एक जो साल का बेस्ट एम्पायर होगा। तो जो साल का बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी होगा पूरी दुनिया में, जिसको बोलते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसको मिलती है गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। गारफील्ड सोबर जो हैं ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, उनको सम्मानित करने के लिए ट्रॉफी का नाम रख दिया सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। तो सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी मिलती है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को। फिर जो महिलाओं में बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी होती हैं पूरे साल की, उसे मिलती है रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड। रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड ये उस ट्रॉफी का नाम है जो साल की बेस्ट महिला खिलाड़ी को मिलती है पूरी दुनिया की। और जो एम्पायर ऑफ द ईयर होता है, यानी पूरी दुनिया में जो बेस्ट एम्पायर है, उसको जो ट्रॉफी मिलती है उसको बोलते हैं डेविड शेपर्ड ट्रॉफी। डेविड शेपर्ड ट्रॉफी। डेविड शेपर्ड जो थे ये एक बहुत बड़े एम्पायर होते थे एक समय में, इन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम है डेविड शेपर्ड ट्रॉफी। तो ये है ICC अवार्ड। अब बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी को हम नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं। साहित्य अकेडमी सम्मान जो होता है काफी बड़ा सम्मान है ये, और नाम से पता चल रहा है साहित्य, लिटरेरी अवार्ड है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये 1954 में शुरू हुआ था, और सबसे पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। तो ये कितनी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं? ये 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। अब ये 24 भाषाएं कौन सी हैं? देखो, हमारे संविधान की 8वीं सूची में, यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। तो 22 तो वो हो गई जो हमारे संविधान में लिखी हैं। इसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, एक तो है इंग्लिश और एक है राजस्थानी। तो अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा ये हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में नहीं है। तो इन 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। 22 भाषाएं वो जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में है, और 2 हैं एक्स्ट्रा, इंग्लिश और राजस्थानी। ये सबसे पहली बार 1955 में दिए गए थे। हमें सारी भाषाओं के फर्स्ट विनर याद नहीं रखने, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के आप रख सकते हो। तो सबसे पहले विनर हिंदी के लिए थे माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी किताब हिम तरंगिनी के लिए इन्हें यह मिला था, हिम तरंगिनी।
1955 में, और इंग्लिश में सबसे पहली बार दिया गया था 1960 में आर के नारायण को, इनकी किताब द गाइड के लिए। यह है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी के द्वारा एक पुरस्कार और है जो जिसको बोलते हैं भाषा सम्मान। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड और भाषा सम्मान में क्या फर्क है? भाषा सम्मान जो 24 भाषाएं हैं, इनके अलावा जो भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है। देखो, जो बहुत बड़ी हमारी भाषाएं हैं वो तो 24 हैं, जिनके बारे में आपको बता दिया, यानी 22 वो जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में है, और इंग्लिश और राजस्थानी, इसके लिए मिलेगा साहित्य अकेडमी। लेकिन इनके अलावा भी भारत में बहुत भाषाएं हैं, इनफैक्ट भारत में हजारों भाषाएं हैं, ठीक है। तो जैसे हिमाचली, भोजपुरी, जो इन 24 में नहीं आती, जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, या फिर जो बहुत बड़े क्षेत्रों में नहीं बोली जाती। जैसे बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, सिर्फ भोजपुरी अकेली नहीं है, मैथिली है और भी तमाम सारी भाषाएं हैं। तो भोजपुरी, हिमाचली या जो और भाषाएं हैं जो सिर्फ एक प्रांत या कुछ राज्यों भी नहीं, कुछ एक राज्य के कुछ जिलों में बोली जाती है, उन भाषाओं के लिए दिया जाता है भाषा सम्मान। तो भाषा सम्मान इन 24 भाषाओं के अलावा, अदर देन मतलब अलावा, जो भाषाएं हैं उनके लिए दिया जाता है। खास तौर पे जो क्लासिकल या मिडेवल लिटरेचर लिखता है उसे। तो इसमें आपको एक प्लाक मिलेगा, एक कैश प्लाक, मतलब कुछ नहीं, ट्रॉफी वगैरह जो उसे प्लाक बोल देते हैं, या आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो साहित्य अकेडमी देती है यह पुरस्कार भाषा सम्मान, और साहित्य अकेडमी ही देती है साहित्य अकेडमी अवार्ड। याद रखिए, इनमें बड़ा अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और जो भाषा सम्मान है ये हर साल 3-4 लोगों को तो मिलता ही है। इसके लिए अलग अलग कमेटी बनती है अलग अलग भाषाओं की, और फिर वो देखते हैं कि उस भाषा में इस साल में सबसे अच्छा काम किसने किया। अब हम बात करते हैं भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, जिसे बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये इससे बड़ा भारत में कोई साहित्य पुरस्कार नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को ज्ञानपीठ नाम की संस्था, जिसे बोलते हैं भारतीय ज्ञानपीठ नाम की साहित्यिक और शोध संस्था देती है हर साल। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 मई 1961 को शुरू किया गया था। यह सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, और यह मृत्यु उपरांत नहीं दिया जा सकता, ठीक है, यानी व्यक्ति जिंदा होना चाहिए। इसमें वही है, पुरस्कार मिलता है, शॉल मिलती है, सरस्वती माता का एक बुत मिलता है, स्टैच्यू मिलता है, और कैश प्राइज मिलता है। कैश प्राइज वो बढ़ता घटता रहता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था पहले। जो 22 भाषाएं वही हैं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में, लेकिन फिर इंग्लिश के लिए भी दिया जाने लगा। तो जब ज्ञानपीठ पुरस्कार 49वीं बार दिया गया तो फिर वो इंग्लिश के लिए भी शुरू हो गया था। तो आज के टाइम में ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए। क्लियर? तो ये उन 22 भाषाओं के लिए मिलता है जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में लिखी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक छोटा सा परिवर्तन यह हुआ है कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले दिया जाता था, यानी 1961 के समय से, तो किसी एक खास कृति के लिए मिलता था। जैसे किसी ने मान लो कोई एक बहुत खास कविता लिख दी या कोई खास किताब लिख दी उसके लिए। अब ऐसा नहीं है, अब यह जनरल कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है, तो वो तो फिर तुक्का भी हो सकता है ना। और आजकल ये चीज आप हर अवार्ड के साथ देखेंगे। जैसे नोबेल पुरस्कार की भी अगर मैं बात करूं, नोबेल साहित्य पुरस्कार, तो आज के टाइम में सिर्फ एक कृति के लिए नहीं मिलता कभी भी। आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे पिछले 5-10 साल में कि नोबेल प्राइज इस व्यक्ति को मिला और इसको इस किताब के लिए मिला। नहीं, उस किताब के लिए नहीं। नोबेल प्राइज भी कंट्रीब्यूशन के लिए, लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है तो उसके लिए मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी वही चीज है। पहले तो ये किसी खास कृति के लिए मिलता था, लेकिन बाद में फिर ये हमारे जनरल योगदान के लिए दिया जाने लगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता थे जी.एस. कुरुप, जो मलयाली भाषा के कवि थे। जी.एस. कुरुप। ऐसे दिखते हैं पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है, यह है ज्ञानपीठ। इसमें आप देख सकते हैं सरस्वती जी का जो स्टैचू है वो ये मिलता है, ट्रॉफी बिल्कुल ऐसी ट्रॉफी मिलती है, और लिखा हुआ मिलता है, प्रॉपर साइटेशन सब मिलता है। यह है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी की ये जो ट्रॉफी मिलती है वो ऐसी दिखती है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान। देखो, सरस्वती सम्मान देती है के बिरला फाउंडेशन, और भारत में के बिरला फाउंडेशन बहुत सारे पुरस्कार देती है जो मैं सारे आपको कवर कराऊंगा, जो एग्जाम में हर बार आते हैं। तो सरस्वती सम्मान जो है ये 1991 में स्टार्ट किया गया था, और ये भी साहित्य के लिए दिए जाते हैं सारे के सारे। के बिरला फाउंडेशन जो भी पुरस्कार देती है वो साहित्य के लिए देती है ज्यादातर। तो आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है ये। अब ये किसमें दिया जाता है? कोई भी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हो उसमें दिया जाता है। पिछले 10 सालों में अगर किसी ने बहुत अच्छा कोई काम करा है, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क, आउटस्टैंडिंग साहित्य का कुछ काम करा है, तो उसे दिया जाएगा सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है पिछले 10 साल के उससे दिया जाता है लिटरेरी वर्क से। इसमें कैश प्राइज मिलता है, साइटेशन और प्लाक मिलता है। और इसके अलावा 2 पुरस्कार, बल्कि 3 कहूंगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा और दिए जाते हैं, जिनको बोलते हैं व्यास सम्मान, जी.डी. बिरला सम्मान और बिहारी सम्मान। इनको अलग से कवर करते हैं।
लेकिन आप याद रखिए सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार मिला था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को क्यों मिला था? इनकी जो आत्मकथाएं हैं जो 4 भागों में है उनके लिए मिला था। तो ये सबसे पहले विनर थे सरस्वती सम्मान के, हरिवंश राय बच्चन। तो मैंने आपको बताया था के बिरला फाउंडेशन और भी पुरस्कार देता है साहित्य के, तो कौन कौन से हैं? देखो, हिंदी भाषा के लिए एक अलग से पुरस्कार है जिसको बोलते हैं शंकर पुरस्कार। तो शंकर पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी में आपने कुछ लिखा है, खास तौर पे इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन शास्त्र, कल्चर, संस्कृति, हमारी कला संस्कृति, उससे रिलेटेड कुछ लिखा है हिंदी में, तो मिलेगा शंकर पुरस्कार। दूसरा है वचस्पति पुरस्कार। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि वचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत के लिए दिया जाता है। अगर संस्कृत में कोई बहुत अच्छा साहित्य किसी ने लिखा है, संस्कृत की कोई कृति है, तो उसके लिए दिया जाता है वचस्पति पुरस्कार। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। और एक और है जीडी बिरला पुरस्कार। यह दिया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है जीडी बिरला पुरस्कार। अब बात करते हैं व्यास सम्मान। देखो, व्यास सम्मान भी साहित्य के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है लिटरेरी अवार्ड है और यह पहली बार दिया गया था 1991 में, 1991 में। यह भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कोई 10 सालों में पिछले कोई आपका पब्लिश होना चाहिए, बहुत ही उत्कृष्ट कोई हिंदी का कुछ लैंग्वेज में कुछ, या तो कोई किताब हो या कोई कृति हो आपकी पिछले 10 सालों में हिंदी के लिए। तो शंकर सम्मान के अलावा व्यास सम्मान भी हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। फर्क यह है, शंकर सम्मान हम कला संस्कृति वगैरह की जो कृतियां हैं उनको प्रेफर करते हैं, और व्यास सम्मान जनरल हिंदी। तो सबसे पहली बार व्यास सम्मान मिला था 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को, और इनकी किताब भारत के प्राचीन भाषा परिवार, इस किताब के लिए भारत के प्राचीन भाषा परिवार डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी थी, उसके लिए मिला था। अब है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 1991 में स्टार्ट हुआ था और यह सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए है, लेकिन यह हिंदी और राजस्थानी दोनों के लिए दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति राजस्थान का होना चाहिए। तो सबसे पहली बार यह मिला था डॉक्टर जय सिंह नीरज, उनको उनकी किताब ढानी के आदमी के लिए, ढानी मतलब गांव, तो ढानी के आदमी नाम की किताब लिखने के लिए डॉक्टर जय सिंह नीरज को पहली बार मिला था बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और यह राजस्थान लोगों को दिया जाता है हिंदी या राजस्थानी में कृतियों के लिए। अब बात करते हैं हम गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मतलब होता है जो आपको बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो इसको मैं बड़ा आसान तरीके से आपको बता दूंगा। देखो, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये भारत की सरकार ने 1950 में शुरू करे थे और ये इफेक्टिव हो गए थे 1947 से, यानी रेट्रोस्पेक्टिव दिए जाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है, देखो पुरस्कार शुरू कब किए? 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 में भी सरकार ये देखेगी कि 1947 से 1950 तक किसने बहादुरी दिखाई विभिन्न युद्धों में। तो फिर यानी पीछे मुड़ के भी हम देख सकते हैं कि बहादुरी किसने दिखाई, तो उसे भी दे सकते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अवार्ड बोलते हैं। तो और ये अवार्ड मृत्युपरांत भी दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और उसके अलावा 3 अवार्ड और शुरू किए थे भारत की सरकार ने, ये थोड़े बाद में किए थे। ये किए थे 1952 में, और इनका नाम था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3। अब ये क्यों किए? तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है वॉर टाइम और एक होता है पीस टाइम। यानी एक होता है इन द फेस ऑफ द एनिमी, करेज इन द फेस ऑफ द एनिमी, यही एग्जैक्ट वर्ड यूज होते हैं। करेज मतलब क्या होता है? करेज मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी, गैलेंट्री, यानी कि करेज, बहुत ज्यादा वीरता, जिसे वीरता बोलते हैं हिंदी में। तो करेज 2 तरह से हो सकती है। एक, जब युद्ध चल रहा हो, यानी जब एनिमी, कहते हैं ना एनिमी एट द गेट, यानी आपके गेट पर शत्रु खड़ा हो, तो उसे बोलते हैं इन द फेस ऑफ द एनिमी, यानी शत्रु आपकी तरफ देख रहा है, इन द फेस ऑफ द एनिमी। तो उस वक्त जो बहादुरी दिखाता है उसे मिलते हैं ये वाले पुरस्कार, ठीक है, जिनमें वीर लगता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये तभी मिलेंगे जब युद्ध होगा, वरना नहीं मिलेंगे। ये बात अच्छे से याद रख लो, युद्ध नहीं तो पुरस्कार नहीं, सिर्फ युद्ध के समय, वॉर टाइम के समय। तो परमवीर चक्र आखिरी कब मिला था? 1999 में, जब कारगिल युद्ध था तब मिला था। महावीर चक्र आखिरी कब मिला था? उसी समय मिला था, 1999 में। वीर चक्र आखिरी कब मिला था? यह मिला था कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को, क्योंकि बालाकोट के बाद जब वो गए थे पाकिस्तान तो उसको युद्ध माना गया एक तरह से, सर्जिकल स्ट्राइक जो थी। तो अभिनंदन वर्तमान बस एक अपवाद है, बाकी वीर चक्र भी उसके पहले देखोगे तो वही 1999 2000 का टाइम है, तब मिला था। तो अभिनंदन वर्तमान, जो आपको याद होगा, पाकिस्तान ने इन्हें कैदी बना लिया था, बाद में छोड़ दिया था। तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र मिला था, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन वर्तमान वहां गए थे बम गिराने, तो उसको वॉर माना गया। तो इसलिए उनको एक तरह से उनकी उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा जो ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी,
एनिमी आपकी तरफ देख रहा है तो उसके लिए मिला था। तो ये तो है वॉर वाले, लेकिन कुछ है पीस टाइम वाले। और वॉर टाइम वालों में और पीस टाइम वालों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो पीस टाइम वाले पुरस्कार होते हैं ये सिविलियंस को भी मिलते हैं। इसके लिए आपको हमारी सेना का पार्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे नीरजा भानोत को अशोक चक्र मिला था। अब नीरजा भानोत ने क्या किया था? नीरजा भानोत ने जो विमान हाईजैक हुआ था, जो फिल्म देखी होगी आपने जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा का जो रोल किया था, तो नीरजा भानोत को अशोक चक्र मिला था। पहली महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला था, पर वो तो आर्मी का हिस्सा नहीं थी, वो तो नेवी या वायुसेना का हिस्सा नहीं थी, वो तो एक सिविलियन थी, नॉर्मल एयर होस्टेस थी। तो पीस टाइम वाले जो अवार्ड होते हैं बहादुरी के लिए, ये सिविलियंस को भी मिलते हैं और इसीलिए शुरू किए गए थे अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो इनमें सबसे ऊंचा होता है अशोक चक्र, फिर क्लास 2 वाले का नाम पलट के कर दिया कीर्ति चक्र और क्लास 3 वाले का नाम कर दिया शौर्य चक्र। शौर्य चक्र, तो ये आपको समझ में आ गया तो फिर बड़ा आसान है आपके लिए। तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये जो पुरस्कार हैं इनका नाम चेंज हुआ था 1967 में। हालांकि ये पहले इनको अशोक चक्र 1, 2 और 3 बोलते थे, 1952 में ये स्टार्ट कर दिए गए थे। अब इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? अगर क्वेश्चन बस आ जाए सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, तो आंसर है परमवीर चक्र। अगर उसमें मेंशन कराए क्वेश्चन में कि भाई पीस टाइम, शांति के समय कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, क्योंकि परमवीर चक्र वॉर टाइम में दिया जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए खत्म। अब अगर पूछ लें आपको, मान लो कोई भी रैंडम 4 पुरस्कार दे दिए, अब पूछें भाई इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है, आपको दे दिया अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र, बताओ। तो बड़ा आसान है, देखो उसी के लेवल पे जो रहेगा उसमें वॉर वाला ऊपर होगा। इसका क्या मतलब है? देखो आप जानते हैं सबसे ऊंचा परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र, ये तो हो गए वॉर वाले। और पीस वालों में हो गया पहले अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र, AKS, ऐसे याद रख लो, ठीक है, AKS। अब लिख देता हूं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, आपका कभी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। चलो मैंने कोई भी 2 पुरस्कार ले लिए, मैंने कौन से ले लिए? अब ये वाले कौन से कैटेगरी हैं? ये 1, इसको लेवल 2 और इसको लेवल 3 बोल देते हैं, और यहां पे भी ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। यानी परमवीर चक्र किसके इक्वल है? इक्वल से मतलब यहां पे ये है कि उसी लैडर में अशोक चक्र के बराबर है। वॉर टाइम, पीस टाइम, लेकिन हमेशा वॉर वाला ऊपर रखा जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं परमवीर चक्र के बाद कौन सा रखा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? अशोक चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र के बाद, क्योंकि वो एक ही लेवल पे हैं। ये लेवल अलग है, ये लेवल अलग है, और एक लेवल जो ऊपर वाला है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा अवार्ड आएगा? परमवीर चक्र, फिर इसी के सामने इसी लेवल पे है क्योंकि अशोक। अब लेवल 2 पे आ जाओ, तो लेवल 1 खत्म कर दिया हमने, तो ये यहां पे हमने लेवल 1 खत्म कर दिया। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे कौन से पुरस्कार है? महावीर चक्र और कीर्ति चक्र, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी? वॉर वाले को। तो महावीर चक्र ऊपर आ गया, कीर्ति चक्र नीचे आ गया, तो ये हो गया लेवल 2। फिर लेवल 3 पे आ जाओ। अब लेवल 3 में कौन से पुरस्कार है? वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो ऊपर कौन सा रहेगा? वॉर वाला, यानी वीर चक्र, तो वीर चक्र ऊपर आ गया, शौर्य चक्र नीचे आ गया। अब लेवल 3, और ऑर्डर क्या है? लेवल 1 हमेशा ऊपर रहेगा, लेवल 2 से लेवल 3 से, और वॉर वाला ऊपर रहेगा पीस टाइम से। बस अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी। अब अगर चलो मैं आपसे पूछता हूं, कीर्ति चक्र ज्यादा बड़ा है या शौर्य चक्र? तो देख लो भाई टेबल में, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र। तो ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, वहीं पे बात खत्म। तो कीर्ति चक्र बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कीर्ति चक्र ज्यादा बड़ा है कि वीर चक्र, तो कीर्ति चक्र लेवल 2 पे है और वीर चक्र लेवल 3 पे है, तो कीर्ति चक्र बड़ा है, ठीक है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि वॉर ये वाला, ये तो वॉर है, नहीं, लेवल भी तो देखिए। उसी लेवल में कंपेयर आप कर सकते हो वॉर और पीस के हिसाब से, लेकिन लेवल होता है। ये लेवल 1 है मतलब लेवल 1 है। तो आपका ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस मतलब होता है कौन सा पुरस्कार किसके पहले आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमवीर चक्र से भी ऊपर भारत रत्न को बोलते हैं, ठीक है। अब परमवीर चक्र के बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं जो हर एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई परमवीर चक्र कितने लोगों ने जीता है आज तक? भाई परमवीर चक्र 21 हमारे जवानों ने जीता है। अच्छा, 21 में से 20 हमारे आर्मी के हैं और सिर्फ 1 हैं जो हमारी वायुसेना के थे। अब क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अपवाद पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे वो एक व्यक्ति कौन है जो इंडियन एयरफोर्स का था? तो वो था निर्मलजीत सिंह शेखों। उनकी फोटो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। देखो, हर कंट्री का एक पुरस्कार तो ऐसा होता ही है जो उनका सर्वोच्च सम्मान होता है बहादुरी का, मिलिट्री अवार्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में जो अवार्ड दिया जाता है उसे बोलते हैं विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस वहां का सबसे ऊंचा का बहादुरी पुरस्कार है। और अमेरिका में बोलते हैं उसे मेडल ऑफ ऑनर, मेडल ऑफ ऑनर।
तो ये हैं वो दो व्यक्ति जिन पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, पहले व्यक्ति कौन थे, पहले हमारे जवान कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे। कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं उत्तराखंड में है। और इन्होंने बैटल ऑफ बडगाम जो जम्मू कश्मीर में हुई थी उसमें बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई, जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र मिला था, इन द फेस ऑफ द एनिमी। और एकमात्र जो एयरफोर्स के व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र मिला है वो हैं ये, इनका नाम है निर्मलजीत सिंह शेखों। दोनों के नाम पे देख सकते हैं, भारत की सरकार ने डाक टिकट जारी करी हुई है, तो मैंने जानबूझ के डाक टिकट का फोटो लिया है क्योंकि इससे हमारे अंदर भी एक शौर्य आता है, हमारे देखने वालों के अंदर भी शौर्य आता है। तो निर्मलजीत सिंह शेखों जो हैं 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, उसमें ये चारों तरफ से पाकिस्तान के विमानों से घिर गए थे। ठीक है, चारों तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स ने घेर लिया और अकेले उड़ा रहे थे प्लेन। फिर भी इन्होंने खुद तो इन्होंने शहादत दी, लेकिन ये कई सारे पाकिस्तान के जो वो थे लड़ाकू विमान इन्होंने ध्वस्त कर दिए अकेले ने। तो इन्हें उत्कृष्ट, इससे ऊंची बहादुरी नहीं हो सकती, परमवीर चक्र इन्हें दिया गया था मृत्योपरांत। ये एकमात्र व्यक्ति हैं, एकमात्र जवान हैं हमारी भारतीय वायुसेना के जिन्हें यह सम्मान मिला है। और पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा। एक एग्जाम में क्वेश्चन यह भी आ गया था, आखिरी कौन थे? तो आखिरी थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में दिया गया था। और कैप्टन विक्रम बत्रा, अगर आपने फिल्म देखी हो एलओसी कारगिल, जेपी दत्ता की फिल्म थी एलओसी कारगिल, उसमें अभिषेक बच्चन ने भूमिका निभाई है कैप्टन विक्रम बत्रा की, जो कहते थे ये दिल मांगे मोर। एक्चुअली कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो बहुत ज्यादा जोशीले थे। उन्होंने पाकिस्तान की जो वो बाउंड्री है, जो एलओसी है, वहां पे बहुत सारे पाकिस्तान के बंकर उड़ा दिए और सामने से गोलियां चल रही होती थी, वो जाते थे और पाकिस्तान के बंकर उड़ा के आ जाते थे। और पीछे जब वो अपनी यूनिट से बात करते थे तो फिर वहां पे उनसे पूछते थे, हाँ हमारे लिए क्या वो है संदेश? तो वो बोलते थे ये दिल मांगे मोर। इसका मतलब मेरे को आप परमिशन दो, मैं और ज्यादा पाकिस्तान के बंकर उड़ाना चाहता हूं। तो फाइनली फिर उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान की सेना को क्षति पहुंचाई। खुद वो शहीद जरूर हो गए, लेकिन उन्हें भी परमवीर चक्र मिला 1999 में। तो ये आखिरी थे और 1999 के बाद अब तक परमवीर चक्र नहीं मिला है, महावीर चक्र भी किसी को नहीं मिला है। और वीर चक्र भी बस एक को मिला है, अभिनंदन वर्तमान को, और वो भी इसलिए क्योंकि वो जो बालाकोट के बाद का समय है उसको हम युद्ध के तौर पे देखते हैं। अब कुछ और पुरस्कार हैं जो बस आप वैसे थोड़ा सा देख सकते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कई ऐसे अवार्ड होते हैं जो युद्ध और पीस दोनों के समय दिए जाते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का वो है। तो आर्मी में देते हैं सेना पदक, नौसेना में देते हैं नौसेना पदक, और वायुसेना में देते हैं वायुसेना पदक। फिर कुछ है वॉर टाइम में जो और दिए जाते हैं, मतलब वो तो ब्रेवरी अलग लेवल की होती है, जो मैंने आपको 6 अवार्ड बताए हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन कुछ और भी हैं जो डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए मिलते हैं, अगर बहुत आपने अच्छी सेवा दी है, जैसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक। इसमें सर्वोत्तम वाला सबसे ऊंचा है, उत्तम वाला उसके नीचे और युद्ध वाला उसके नीचे। ये वॉर टाइम के लिए दिए जाते हैं। और पीस टाइम में भी अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको जैसे 3 ऑप्शन ये दे देंगे और चौथा ये यहां से डाल देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा पुरस्कार वॉर टाइम के लिए दिया जाता है। या फिर आपसे ऐसे भी करेंगे, वॉर टाइम वाले जो परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र हैं वो दे देंगे और एक कोई इनमें से डाल देंगे, फिर पूछ लेंगे कि इनमें से पीस टाइम के लिए कौन सा दिया जाता है। तो ये तीनों भी पीस टाइम के लिए दिए जाते हैं, इन्हें भी मिक्स करके दे सकते हैं, या वॉर टाइम वाले भी मिक्स करके दे सकते हैं, या कुछ यहां से कुछ वहां से भी ले सकते हैं। जैसे वॉर टाइम में आपको 3 ऑप्शन दे दिए, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक और एक परमवीर चक्र भी दे दिया, और फिर जो अगला ऑप्शन दिया वो आपको इनमें से कोई दे दिया, तो वो फिर ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा। तो यहां पे गैलेंट्री अवार्ड हमारे खत्म होते हैं। कुछ और अवार्ड देखते हैं। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। सरदार पटेल भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत को एक किया इन्होंने, इसलिए राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सरदार पटेल के नाम पे भारत की सरकार ने अभी शुरू कराया 2019 में। ठीक है, अभी 1 साल पहले शुरू कराया। तो ये जो है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने देश को, देश की अखंडता और एकता यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए काम किया है। ठीक है, ये इसमें कोई जेंडर नहीं देखा जाता, कोई व्यवसाय नहीं देखा जाता, कोई रेस, पोजीशन, कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति जिसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम किया है उसे भारत का राष्ट्रपति यह पुरस्कार देगा, मेडल देगा, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। फिर है मूर्ति देवी अवार्ड। मूर्ति देवी अवार्ड जो है ये साहित्य पुरस्कार है, ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। वही संगठन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है मूर्ति देवी अवार्ड भी देता है। ये किसको मिलता है? ये लिटरेरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, या किसी ऑथर को मिलता है, लेखक को मिलता है, या किसी साहित्य संगठन को मिलता है।
तो ये बस वही उसके मूर्ति देवी अवार्ड एक स्पेसिफिक अवार्ड है जो उसके लिए दिया जाता है जो या तो भारतीय दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी या भारतीय संस्कृति हमारी धरोहर के बारे में लिखता है, उसे दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है ये हमारे संविधान की जो भाषाएं हैं उनमें 22 और इंग्लिश उसमें भी, तो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड, लेकिन और ये मृत्युपरांत नहीं दिया जाता। इसमें भी आपको सरस्वती माता का वो मिलता है, एक ट्रॉफी मिलती है, शॉल मिलता है, पदक मिलता है, सम्मान मिलता है, कैश मिलता है, ये सब मिलता है। और सबसे पहले मूर्ति देवी सम्मान मिला था कन्नड़ भाषा के कवि CK नागराज राव को। अब है संगीत नाटक अकेडमी, भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिया जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब फिल्म हो गई, थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, इन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है इसको भारत की संगीत नाटक अकेडमी देता है, जो भारत की नेशनल अकेडमी है ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। भारत के पास जो राष्ट्रीय अकेडमी है म्यूजिक के लिए, डांस के लिए और ड्रामा के लिए, उसको बोलते हैं संगीत नाटक अकेडमी। तो ये सबसे ऊंचा पुरस्कार है जो प्रैक्टिसिंग कलाकारों को दिया जाता है, आर्टिस्ट को दिया जाता है। और आर्टिस्ट उसे बोलते हैं जो या तो फिल्म में हो या थिएटर में हो या म्यूजिक में हो या डांस में हो, उसे ही हम आर्टिस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें ताम्रपत्र मिलता है यानी ब्रास का प्लाक मिलता है, अंग वस्त्रम यानी शॉल मिलता है, साइटेशन और कैश मिलता है। कैश बढ़ता घटता रहता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिर ये जो पुरस्कार है संगीत नाटक अकेडमी, ये अब कठपुतली वगैरह के लिए भी दिया जाता है। अगर कठपुतली, उसको भी आर्ट माना जाता है, ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए भी दिया जाता है। फिर है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार देती है और तानसेन के नाम पे ग्वालियर में होता है एक तानसेन महोत्सव, हर साल होता है। मध्य प्रदेश की सरकार ग्वालियर में तानसेन महोत्सव करवाती है और वहां पे तानसेन सम्मान, तानसेन जो थे मध्य प्रदेश में जगह है रेवा, तो रेवा के जो राजा थे, हिंदू राजा जिनका नाम था रामचंद्र सिंह, तानसेन ने अपना ज्यादातर समय इनके दरबार में बिताया, संगीत वहीं पे सीखा और संगीत में बहुत पारंगत वो हो गए। उसके बाद अकबर की नजर इन पे पड़ गई तो अकबर ने इन्हें नवरत्न बना दिया, नवरत्न अपने दरबार में। तो तानसेन हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए जाने जाते थे, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए ही मिलता है तानसेन सम्मान। फिर है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान भी मध्य प्रदेश की सरकार देती है, हर साल देती है और कला के क्षेत्र में देती है। तो आर्ट्स का अवार्ड है ये, तुलसीदास के नाम पे इसका नाम रखा है। तुलसीदास आप जानते हैं कौन थे? तुलसीदास जो है भारत के संत थे, बहुत बड़े कवि थे, दार्शनिक थे। रामचरितमानस लिखी उन्होंने, जो भगवान राम की कृति है, अनूठी कृति है, रामचरितमानस लिखी उन्होंने। और बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है तुलसी सम्मान, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आर्ट, थिएटर, डांस या म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे अवार्ड जो भारत में दिए जाते हैं। कंप्लीट कवरेज है, ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है सारे एग्जाम्स के लिए। कोई क्वेश्चन अब स्टैटिक में तो कम से कम नहीं छूटेगा। हाँ, करंट में तो हम कवर करते ही हैं। हर 3 महीने में वीडियो आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वो आप देख लेंगे तो कोई आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है। अब ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो इस वीडियो को अगर आपने 2-3 बार भी देख लिया तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, जो कि भाई अब मुझे सब पता है अब तो वो कॉन्फिडेंस ही एग्जाम में आपको आगे लेके जाता है। और इसको आप फिर करंट अफेयर के साथ कपल करिए तो करंट अफेयर और स्टैटिक का जो ये अनूठा मिश्रण है, इसको ये जारी रहेगा स्टडी IQ ऐप पर। तो देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।